हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा। हमने अभिक्रिया के वेग के प्रकार और रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसका अध्ययन किया। दोस्तों, आज की वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं दर नियतांक या वेग नियतांक के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आज दर नियतांक या वेग नियतांक। इंग्लिश में लिख देता हूं रेट कांस्टेंट। रेट मतलब दर और कांस्टेंट मतलब नियतांक। तो आज पढ़ेंगे हम दर नियतांक के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में कि ये क्या होता है। अब बात को समझो। मैंने एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बताया था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम 11th क्लास में। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मैंने कहा था गुलबर्ग और बागे नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान मतलब सांद्रता ही होती है, ये मोलरता ही होती है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और ये कहना है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का। यहां तक क्लियर? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का मैंने जिक्र किया और यह कहता है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। सक्रिय द्रव्यमान जो है ये सांद्रता ही है, ठीक है। तो क्रिया कारकों के सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे माना मैंने एक अभिक्रिया लिखी, ये अभिक्रिया लिखा और अभिक्रिया ये है N1A प्लस N2V और इनसे बन रहा है M1C प्लस M2D। ABCD ये दिख रहे हैं। A और B तो क्रिया कारक है, C और D उत्पाद है, N1 और N2 इनके गुणांक हैं क्रिया कारकों के, M1 और M2 उत्पादों के गुणांक हैं। दोस्तों, ये एक रस समीकरण है, संतुलित अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया हो गई। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार, यानी कहूं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या बताया मैंने? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग, वेग का सिंबल R, क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के, क्रिया कारक A और B, ये सक्रिय द्रव्यमान हो गए, मोलरता हो गई, कोष्ठक मोलरता को प्रेजेंट करता है। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। पर ये गुणांक जो है ये घातों में लगाने हैं। इनके गुणांक, A के गुणांक A की घात में, B का गुणांक B की घात में। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया का वेग जो होगा इस अभिक्रिया के क्रिया कारकों के सांद्रता के समानुपाती होगा। पर गुणांक आपको घातों में लगाने हैं, ये गलती मत कर देना, ठीक है। अच्छा,
अब मैं इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो कोई नियतांक आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, r बराबर k, ये एक नियतांक आ चुका है और a की पावर आ गया n1 और b की पावर क्या आ गया n2। ठीक है, ये कहलाएगा दर नियम। एक एक बात को ढंग से देखो, ये क्या कहलाएगा, दर नियम, या इसको वेग नियम भी कह देते हैं, रेट रूल, वेग नियम भी कह देते हैं। अच्छा, तो दर नियम और वेग नियम जो होता है वो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के आधार पर लिखा जाता है। ये द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से मैंने अभिक्रिया का वेग लिखा और जब मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक आया k और ये क्या बन गया, दर नियम। क्लियर? तो दर नियम क्या होता है ऐसे याद कर लो, r बराबर k और क्रिया कारकों की सांद्रता और गुणांक घातों में, ये दर नियम है, याद रखो। तो मैंने क्या किया देख लो, ये अभिक्रिया दी थी आपको और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से मैंने इस अभिक्रिया का वेग लिखा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता है अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रताओं के समानुपाती होता है गुणांक घातों में लगा दिए। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया k और ये बन गया दर नियतांक। के आते ही दर नियम बन चुका है। यहां पर बेटा जो k है जिसके हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक हमारा, वो k है दर नियतांक। यहां ये k कौन है, दर नियतांक है, रेट कांस्टेंट है ये k। क्लियर? अच्छा, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि k कहां है, क्या है, दर नियतांक, ये नियतांक है k। k की डेफिनेशन देख सकते हो आप, पर वो डेफिनेशन हम बाद में देंगे, पहले आप यहां तक नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके फटाफट यहां तक नोट कीजिए स्टूडेंट। अब मेरी बात सुनो आगे। हाँ, तो ये अपने पास यहां तक आ गया, ये के दर नियतांक है या वेग नियतांक है, ये पता लग ही गया आपको, ये कि नियतांक है। इसकी डेफिनेशन बनानी है, कैसे बनाएं। अगर आप देखो क्रिया कारकों की जो सांद्रता है उसको एक लो, एक मतलब सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, ए की भी और बी की भी। तो क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, इकाई का मतलब एक सांद्रता पर, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता पर, अगर मैं इन दोनों की सांद्रता एक एक लूं, मोलरता एक एक लूं, तो ऐसी स्थिति में 1 की पावर n1 चाहे कुछ भी हो वो एक ही आएगा। 1 की घात चाहे 5 हो, 1 की घात चाहे 4 हो, वो तो एक ही आएगा। तो उस स्थिति में b की पावर भी, b को भी अपन ने 1 लिया है, तो इन दोनों के मान 1 आ जाएंगे। अगर मैं a का मान 1 लेता हूं, b का मान 1 लेता हूं, तो ये पूरे मान 1 आ जाएंगे। उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग k के बराबर आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग दर नियतांक के समान होता है। क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग दर नियतांक के समान होता है। तो दोस्तों फिर सोच क्या रहे हो, लिखो मेरे साथ साथ, लिखो। इसमें नीचे ये तो नोट कर ही लिया आपने, इसमें नीचे लिख लो, ये आपके पास दर नियम है, ये नीचे लिखो क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, संग संग लिखो क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग दर नियतांक के समान होता है। दर नियतांक के समान होता है। ये हो गई अपनी बात। अगर क्रिया कारकों की सांद्रता 1 कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग k के समान होगा। इसमें एक टॉपिक और पढ़ते हैं, k के बारे में जाना हमने, k का मात्रक भी जान लेते हैं।
तो एक टॉपिक और आ गया इसी में, के का मात्रक। ठीक है, अब के का मात्रक निकालना है, इसी फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं। ये अपने पास दर नियम है, R बराबर के A की पावर N1 और B की पावर N2। A और B क्रिया कारक है, N1 और N2 गुणांक हैं। ठीक है, इसका मात्रक निकालना है। R क्या है? अभिक्रिया का वेग। लास्ट क्लास में आपको इसका मात्रक पढ़ाया था। अभिक्रिया का वेग होता है सांद्र क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो ये ऊपर तो आएगा सांद्रता और नीचे आ जाएगा समय, यही आएगा ना, सांद्रता बटे समय। अरे वेग का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो ये सांद्रता ही तो है, मोल प्रति लीटर। अरे वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बटे समय, ये तो वेग का मात्रक आ गया। के का मात्रक हमें निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ए सांद्रता है किसकी? ए की, और बी भी सांद्रता है किसकी? बी की। तो सांद्रता की घात क्या आ जाएगी? देखो दोनों ही सांद्रता है और दोनों पे घात N1 और N2 लगी हुई है। जब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो यहां आ जाएगा सांद्रता की घात के इंटू सांद्रता की घात N1 प्लस N2। नहीं आ जाएगा क्या? अरे ये दोनों मोलरता ही तो है, सांद्रता ही तो है। तो सांद्रता की घात क्या आ चुका है? N1 प्लस N2। आधार समान हो, घात जुड़ जाती है। अच्छा, एक बात और सुन लो, N1 प्लस N2 को मैं लिख रहा हूं N, और ये जो N है ये अभिक्रिया की कोटि है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? जो दर नियम होता है, दर नियम, किसी अभिक्रिया का जो दर नियम होता है उसमें क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये N1 प्लस N2 एक योग ही तो है। किसका योग है? दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। कोई पूछे आपसे बेटा वो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो आप समझाओगे किसी अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जिसका सिंबल मैंने क्या दे दिया है? N। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर रहेगा सांद्रता बटे समय बराबर के सांद्रता की घात कितनी आ जाएगी बेटा? N प्लस N1 प्लस N2 को मैंने N कर दिया। N है इस अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया की कोटि। क्लियर यहां तक? अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये पूरे को इधर ले आता हूं मैं, तो K बराबर क्या आ जाएगा? सांद्रता बटे, देख लो ये पूरा नीचे चला गया वज्र गुणा में, नीचे आ जाएगा सांद्रता की घात N और समय। क्लियर है? मैं कैसे कर रहा हूं समझ लो ढंग से। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। एक काम करते हैं, ये ऊपर जाएगा पूरा की पूरा, तो ये हो जाएगा सांद्रता की पावर -N। इस पर घात कितनी है? कुछ नहीं लग रहा है, तो इस पर घात 1 मानी जा सकती है ना। यहां पर सांद्रता पर घात इस पर 1 है और इस पर N है, ये ऊपर जाएगा तो -N बन जाएगा, सांद्रता की घात -N। अरे 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो सांद्रता की पावर 1 और सांद्रता की पावर -N, आधार समान, घात जुड़ जाएंगी, तो सांद्रता की पावर क्या आ जाएगी? 1 -N। तो K का मात्रक मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अपनी बुद्धि लगाना, थोड़ी सी तो दिमाग आप भी लगाया करो। सांद्रता की घात 1 -N हो जाएगा। कैसे हुआ? ये ऊपर जाएगा -N बन जाएगा, आधार समान, घात जुड़ जाएंगी, 1 और -N जुड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 -N। और समय जब ऊपर जाएगा तो समय इनवर्स हो जाएगा, समय पर भी तो घात 1 ही है, ऊपर जाएगा तो समय इनवर्स। ये K का मात्रक ज्ञात करने का तरीका है।
तो हमारे पास k का मात्रक आया सांद्रता की घात 1 - n समय इनवर्स। सांद्रता की घात 1 - n समय इनवर्स। इसमें n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। बात है अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि होती है। यहां तक क्लियर? तो आप पहले k का मात्रक ज्ञात करने का सूत्र याद कर लीजिए। सांद्रता की पावर 1 - n, ये आपको भौतिक के काम आएगा इसलिए याद करने कह रहा हूं। k का मात्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? सांद्रता की पावर 1 - n समय इनवर्स। सांद्रता की पावर 1 - n समय इनवर्स। क्लियर? तो दोस्तों इसको भी आप पूरे को नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपन ने k का मात्रक निकाला। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला आपको मिल ही चुका है k का मात्रक ज्ञात करने का। सांद्रता की पावर 1 - n समय इनवर्स। अच्छा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सी कोटि की अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब जिसका n का मान कितना हो? 0। उसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दोस्तों k का मात्रक निकाल सकते हो क्या? k का मात्रक निकाल सकते हो क्या? निकालते हैं। क्या आता है? सांद्रता की पावर 1 - n का मान कितना हो जाएगा? 0। 0 क्यों हो गया? आपको समझ गए होंगे, क्योंकि कोटि कितनी है? 0 है, शून्य कोटि। और समय क्या आएगा? इनवर्स। ये आ गया समय इनवर्स। सही है? तो सांद्रता की घात कितनी बची? 1। और समय की घात कितनी है? -1। सांद्रता मोल प्रति लीटर है, तो अरे सांद्रता अगर मोलरता है तो उसका मात्रक मोल प्रति लीटर होगा। मोल प्रति लीटर, घात कितनी? 1। और समय सेकंड में है तो घात -1। समय मिनट में होगा तो मिनट की घात -1। तो क्या आ जाएगा बताओ? मात्रक 1 का मोल लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन? अरे एक कुछ है क्या? एक कुछ भी नहीं है। तो मोल और नीचे से लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इंग्लिश में भी लिख सकते थे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक निकाल सकते हैं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक लड़के ने गौर से देखा और कहा कि साहब यही अभिक्रिया के वेग का मात्रक है। मैंने कि हाँ, अभिक्रिया के वेग का मात्रक भी यही था, आपको ध्यान हो तो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मैंने कहा बेटा, जब कोई अभिक्रिया की, ये कोई अभिक्रिया का दर नियम है, ये किसी अभिक्रिया का मान लो दर नियम है। जब कोटि 0 है, कोटि 0 है मतलब n1 + n2 का मान 0 है, तो इन दोनों के मान 0 0 ही होंगे उस समय। बेटा n1 + n2 का मान 0 है, कोटि 0 है, तो मान लो ये अभिक्रिया का कोई दर का दर नियम है और इस अभिक्रिया की कोटि 0 है, मतलब n1 + n2 का योग 0 है और 0 आ रहा है। उस स्थिति में तुम मेरी बात को समझना, ये सब एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो R बराबर K ही तो आएगा। मतलब अभिक्रिया के वेग और K दोनों का मात्रक एक जैसा आएगा। तो ये आपने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक जो अभिक्रिया के वेग के मात्रक जैसा है। क्या आप मुझे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मात्रक निकाल सकते हैं? पहले इसे नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके
और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक निकालिए। कर लिया, वीडियो पोज कर ली होगी। अब मैं करता हूं मिलान करना, कहीं गलती तो नहीं की है। किस अभिक्रिया के लिए कर रहे हो? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब तो सांद्रता की पावर 1 - n, n का मान कितना हो गया 1 और समय इनवर्स प्रथम कोटि के। सांद्रता की घात 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। सांद्रता की घात 0 तो ये पूरा खत्म। किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, सेकंड इनवर्स रह जाएगा केवल मात्रक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आएगा समय इनवर्स, या कह दो सेकंड इनवर्स। मिनट इनवर्स हो सकता है अगर समय मिनट में है तो, मतलब समय इनवर्स मात्रक है। इसी तरह से आप किसी भी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अरे ऐसे नहीं देता हूं मैं क्वेश्चन, ऐसे देता हूं किसी अभिक्रिया का दर नियम। क्वेश्चन देख लो, आपको इसको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, दर नियम ये हो गया R बराबर के A की पावर 1 और B की पावर 1/2, ठीक है। ये किसी अभिक्रिया का दर नियम है। आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया का K का मात्रक बताना है। सही है, किसका मात्रक बताना है? K का। तो आपको K का मात्रक ज्ञात करना है। मात्रक बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। पहले आप n निकाल लेना, क्योंकि K का मात्रक ज्ञात करने का फॉर्मूला है सांद्रता की पावर 1 - n समय इनवर्स। तो पहले n निकाल लेना। n क्या होता है आपको पता है, कोटि। दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, जो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। 1 में 1/2 जोड़ोगे 1.5 आ जाएगा। मान धर के सॉल्व करके मुझे मात्रक K का सेंड करना। क्लियर? तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। किसी अभिक्रिया का आपको दर नियम दे दे और दर नियम देने के बाद आपसे कहे कि K का मात्रक ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं। जब बात अभिक्रिया की कोटि की चल रही है तो कोटि को ही पढ़ लेते हैं। हाँ तो भाई, अब ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पोज करके फटाफट लिख लो। अब बात करता हूं मैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? मैंने अभी बताया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, दो दर नियम है, वेग नियम है, उसमें क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, आपको अब तो परिभाषा रटी गई होगी यार। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में, मैंने 10 बार बोल दी अब तक, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रियाओं की कोटि कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने मान लो एक अभिक्रिया दी, एग्जाम्पल ढंग से देखना,
मैंने अभिक्रिया दी A प्लस बी से बन रहा है C प्लस डी। मैंने कहा इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। लड़के ने तुरंत आंसर दिया कोटि है इसकी 2। मैंने की गलत बात, मेरे शब्द को दोबारा सुन लो। मैंने आपको ये अभिक्रिया दी, ये अभिक्रिया रही, और मैंने कहा कि कोटि बताइए इस अभिक्रिया की। लड़के ने कहा तुरंत 2। मैंने कही नहीं, हमको इसने दर नियम नहीं दिया है। कोटि जो होती है वो दर नियम में क्रिया कारकों की सांताओं की घातों का योग होता है। कहीं दर नियम दिया है क्या? नहीं। तो बेटा आप कोटि नहीं बता सकते। लड़का कहता है तो दर नियम तो तुम लिख लो। लड़का कहता है कि दर नियम नहीं दिया तो हम लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखेगा? R बराबर के A की पावर 1 B की पावर 1। लड़का कह रहा है ये इसका दर नियम है, क्योंकि यह गुणांक 1 और 1 है इसलिए यह लिख दिए। मैंने कहा गलत बात, दर नियम आप नहीं लिख सकते अपनी मर्जी से। दर नियम प्रयोग से लिखा जाता है, आपकी मर्जी से नहीं। मतलब यहां कितनी घात आएंगी ये प्रयोग करने पर डिसाइड होगा। मतलब दर नियम प्रयोग करके, इस अभिक्रिया पर प्रयोग करके निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे ये अभिक्रिया लिख दी तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा। 2 क्रिया कारक हैं, एक क्रिया कारक A इसकी सांद्रता, एक B की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग। प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग नंबर 1, जब मैंने A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली और B की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली, मैं ये तरीका बता रहा हूं आपको क्या निकालने का, दर नियम निकालने का। ये अभिक्रिया उसने दे रखी है। जब मैंने A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली, B की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली, तो अभिक्रिया का वेग मान लो आपको 2 मिला। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने प्रयोग दूसरा किया। क्लियर? मैंने A की सांद्रता डबल कर दी। जब मैंने A की सांद्रता दुगनी कर दी, 2 मोल प्रति लीटर, और B की सांद्रता 1 ही रखी, तो वेग तब भी 2 ही मिला। क्लियर? अच्छा, अब मैंने क्या किया? तीसरी बार मैंने A की सांद्रता तो 2 ही रखी, पर B की सांद्रता को दुगना कर दिया, तो वेग डबल हो गया 4। मैंने 3 बार प्रयोग किया। पहले मैंने A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली, B की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ली, तो वेग मुझे 2 मिल रहा था, 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जब मैंने A की सांद्रता डबल की, B की सांद्रता कांस्टेंट रखी, 1 ही रखी, तो वेग तब भी 2 ही मिला। अब मैंने A की सांद्रता को कांस्टेंट रख के B की सांद्रता को डबल कर दिया, तो वेग कितना हो गया? डबल, 4 हो गया। अब मैं इन प्रयोगों से इसका दर नियम लिख सकता हूं। कैसे? ठीक है, यहां पर आप 3 समीकरण बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 3 बार प्रयोग किया है तो 3 समीकरण बन सकती हैं। एक समीकरण इससे बन सकती है पहले प्रयोग से, R बराबर के A की सांद्रता। A की सांद्रता भाई अपने पास बेसिक फॉर्मूला तो यही है, दर नियम का, है ना। तो यहां पर 3 प्रयोगों से 3 समीकरण लिख सकते हैं। पहली समीकरण प्रयोग 1 से बन सकती है। R कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2। समझ लेना ढंग से बात को, मैं बहुत गहराई की बात समझा रहा हूं कि दर नियम कैसे लिखा जाता है। दर नियम मैंने कहा प्रयोग से। मैंने ये अभिक्रिया दी आपको, मैंने प्रयोग कर लिया, अब मैं दर नियम की तैयारी कर रहा हूं। तो 3 प्रयोग से 3 बार अलग अलग समीकरण लिखेंगे। जब अभिक्रिया का वेग, पहले प्रयोग से लिख रहा हूं, अभिक्रिया का वेग 2 मिला। जब मैंने A की सांद्रता कितनी ली? 1, घात N1 है ये, और B की घात तो मुझे पता करनी है ना। ये पता होती तो फिर काहे की जरूरत पड़ रही होती।
तो और b की घात, b कितना है 1, 1 की घात भी n1 n2, सही है। इसी प्रकार ये सारणी को मैं इधर बंद कर देता हूं। इसी प्रकार दूसरी समीकरण से वेग मुझे 2 ही मिला, 2 बराबर के सांता कितनी ली मैंने, 1 की 2, n1 b की सांता 1 ही रखी मैंने, ढंग से देख लेना, घात n2, 2 1 2 1, प्रयोग 3 से 2 2, वेग आया 4 के 2 की पावर n1 और 2 की पावर n2, 3 समीकरण मिल गई। अब आपको वेग नियम बन सकता है, ढंग से समझो, बड़ी कठिन बात है। 3 समीकरण से दर नियम वेग नियम बना सकते हैं। अब अगर आप समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, ये समीकरण 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, समीकरण 1 में 2 का या 2 में 1 का भाग दे देते हैं, ठीक है। जब समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं अपन मान लो, तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये पूरा की पूरा कट जाएगा, n2 बटे n1 कट जाएगा ना। क्या बचेगा, आपके पास आएगा 2 की पावर n1, इधर ढंग से देखना, 2 की पावर n1 बटे समीकरण 2 बटे 1 क्या है, 1 की पावर n1 बराबर 1 आएगा, सब कुछ कट गया। तो 2 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो 1 ही होता है, तो 2 की पावर n1 बराबर 1, तो n1 का मान कितना होना चाहिए बताओ मुझे, 0 होना चाहिए, जब भी तो 1 आएगा। दोबारा सुन लो, समीकरण 2 में आपने 1 का भाग दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, n2 पर ये थोड़ी कटा, 1 की पावर n1, यही तो आएगा, 2 की पावर n1 बटे 1 की पावर n1 बराबर 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही आती है ना। तो n1 का मान कितना आएगा बताओ, 2 की घात 0 लगाने पर ही तो 1 आएगा, तो n1 का मान 0 है। देखो दर नियम तैयार हो रहा है, n1 का मान 0 है। ऐसे ही आप n2 का मान भी निकाल सकते हैं। समीकरण 3 बटे 2 करो, जब सब समीकरण 3 बटे 2 करोगे, देखो ये कट जाएंगे। जब समीकरण 3 बटे आप 2 करोगे तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, 2 की पावर n2, 3 बटे 2 किया है, 2 की पावर n2 बटे 1 की पावर n2 बराबर 2 बटे 1 किया है, तो इधर 2 बचेगा। 1 की पावर n2 कितनी भी हो 1 ही रहा, 1 की पावर 2 की पावर n2 बराबर 2 बचा। अब n2 का मान कितना आएगा, 1। बेटा n2 का मान 1 आएगा तभी तो 2 मान प्राप्त होगा। तो तुम देखो समझो, मैंने प्रयोग किया, अभिक्रिया आपको दे रखी थी, मैंने 3 बार प्रयोग किया, पहला प्रयोग, दूसरा, तीसरा, प्रयोगों से समीकरण बनाई और उन समीकरणों से मैंने n1 और n2 के मान अभी प्राप्त किए। जब ये n1 और n2 प्राप्त कर लिए मैंने, तो ये मुझे इस अभिक्रिया का क्या मिल गया, दर नियम। तो मैं आपको फिर क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों कि दर नियम प्रयोग से निकलता है। अब इस अभिक्रिया का दर नियम मुझे ये मिला, ठीक है। तो कोटि कितनी आएगी, फिर इस अभिक्रिया की कोटि आएगी 1। कोटि होती है दर नियम में घातों का, क्रियाकारकों की सांताओं की घातों का योग। मैंने शुरू में वापस आता हूं, मैंने आपसे पूछा था ये अभिक्रिया देकर के कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो तुमने कहा था 2। मैंने गलत, पहले हमें दर नियम चाहिए, और दर नियम वो देता है क्योंकि प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास ए है ना बी है, दर नियम चाहिए हमें। हम अभिक्रिया से देख करके नहीं कह सकते कि इसकी कोटि कितनी है, हमें दर नियम चाहिए। और इस अभिक्रिया का मान लो ये दर नियम है, R बराबर के अभी निकाला था, A की पावर 0 B की पावर 1, ये इस अभिक्रिया का दर नियम है। अब हम इस अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं कितनी है, 0 + 1 बराबर 1। कोटि होती है दर नियम में क्रियाकारकों की सांताओं की घातों का। रिजल्ट क्या निकला कि साहब कोटि दर नियम से निकलती है, अभिक्रिया से नहीं।
कोटि कैसे निकालोगे? जो आपको दर नियम दे रखा हो उसमें आप सांद्रताओं की घातों को जोड़ दो। क्या आप अभिक्रिया की कोटि बता सकते हो डायरेक्ट? नहीं बता सकते। मान लो मैंने अभिक्रिया दी आपको 2A प्लस B से बन रहा है 3C, मैंने कहा इसकी कोटि बता, नहीं बता सकते साहब। दर नियम दो, दर नियम। मान लो इसका दर नियम ये है, R बराबर के A की पावर 2 B की पावर 1, ये इसका दर नियम है। और ये अब दर नियम आपको दे दिया तो आप कोटि बता सकते हो 2 प्लस 1 बराबर 3। बात को समझ लो, कोटि दर नियम से ही निकलेगी, अपनी मर्जी से नहीं। और दर नियम कहां से निकलता है? प्रयोग से, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। क्लियर? कोटि देखो कैसी भी हो सकती है, वो बात आगे करते हैं। अभिक्रिया की कोटि आप ये पूरा टॉपिक नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक एग्जाम्पल ये रहा और ये रहा है। ये भी अभिक्रिया लिखी हुई है और इसकी ये कोटि दर नियम से कोटि निकाली है। तो ये आप दोनों एग्जाम्पल नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ दोस्तों, अब एक बात और सुनो। अब हम बात करते हैं एक जटिल अभिक्रिया की। जटिल अभिक्रिया क्या होती है, यहां तक आपने नोट कर लिया। बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जटिल अभिक्रिया की। जटिल अभिक्रिया क्या होती है? अगर कोई अभिक्रिया एक ही पद में, हेडिंग मत डालना भी, अगर कोई अभिक्रिया एक ही पद में हो जाती है, एक ही बार में हो जाती है, तो वो तो होती है सरल अभिक्रिया। और यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है तो वो कहलाती है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया वह होती है, या नू कह दूं, जटिल अभिक्रिया कई छोटी छोटी अभिक्रियाओं का योग होती है, ज्यादा बेहतर है। सही है? तो जटिल अभिक्रिया जो होती है, जो कई अभिक्रियाओं का योग होती है, तो जटिल अभिक्रिया जो होती है वो कई सरल अभिक्रियाओं का योग होती है। और जटिल अभिक्रिया की फिर कोटि क्या होती है? याद रखना, जटिल अभिक्रिया की कोटि उसके सबसे धीमे पद, भाई जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है, तो उसके सबसे धीमे पद की कोटि होती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जटिल अभिक्रिया में जो सबसे, जटिल अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होगी, जो उसका सबसे धीमा पद होगा उस पद की जो कोटि आएगी वो ही जटिल अभिक्रिया की कोटि होगी। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल मैंने एक जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने। एक जटिल अभिक्रिया दी, चलो मैंने 2N2O5, इससे बन रहा है 4NO2 प्लस O2। ये एक जटिल अभिक्रिया है। ठीक है? जटिल अभिक्रिया क्यों है ये? क्योंकि ये अभिक्रिया एक से अधिक पदों में होती है। पद कहां देखने को मिलते हैं? पद देखने को मिलते हैं क्रियाविधि में। मैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में गया। सही है? ये एक जटिल अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि में गया तो ये अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट पद, पहला पद, पहले पद में एक N2O5 का अणु, 2 N2O5 का अणु है अपने पास, तो एक N2O5 का अणु टूट जाता है N2O3 प्लस O2 में। ये तो पहला पद हो गया। ठीक है? दूसरे पद में क्या होता है? सेकंड पद में जो N2O3 का अणु बना, ये बनाता है NO प्लस NO2।
मतलब ये भी टूट जाता है। तो अपने पास क्या क्या बन चुका है अब तक देखें, एक NO2 और एक O2 बन चुका है, 3 NO2 और बनने हैं। इधर क्या हुआ है, अभी आपको ढंग से समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो, एक N2O5 का अणु और बाकी है अभी, क्योंकि एक N2O5 ही N2O3 और O2 में टूटा, फिर N2O3 टूटा NO और NO2 में, अभी एक N2O5 और बच रहा है। ये शेष N2O5 से, इस अणु से ये NO क्रिया करता है और बनाता है, ढंग से देख रहे हो, बनाता है 3 NO2। क्लियर? तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है 3 पदों में। तो देख लो आप ढंग से, 4 NO2 बन चुके हैं और एक O2 बन चुका है। ये N2O3 नष्ट हो गया, NO भी नष्ट हो गया। इस तरह ये अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। जो इसका प्रथम पद है ये सबसे धीमा पद होता है। धीमा मतलब सबसे स्लो स्टेप है। और ये जो पद है दोनों ये तीव्र पद है, मतलब ये तीव्र वेग से संपन्न होते हैं, ये धीमी गति से संपन्न होता है। ये सबसे स्लो पद है, मतलब सबसे धीमा पद है, मतलब इस पद में जो अभिक्रिया हो रही है वो सबसे धीमी चल रही है। अब बात मेरी वे सही है, ये अभिक्रिया का सबसे धीमा पद है, मतलब ये अभिक्रिया सबसे धीमी गति से चलती है। जटिल अभिक्रिया, ये जटिल अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न हुई। जो बेटा पहला पद है वो सबसे स्लोएस्ट पद है, सबसे धीमा पद है, वो सबसे धीमी गति से चलता है। तो इसका भाई देखो, इस अभिक्रिया का वेग इसी पद पर डिपेंड करेगा। ये दोनों पद तो तीव्र गति से हो रहे हैं, ये तो तुरंत हो जाएंगे, पर ये ही पद तो टाइम ले रहा है, तो अभिक्रिया का वेग इसी पद पर डिपेंड करेगा। तो अभिक्रिया का वेग जब इसी पद पर डिपेंड करेगा तो हम दर नियम प्रयोग से दर नियम इसी अभिक्रिया का निकालते हैं। और मान लो इस अभिक्रिया का दर नियम, जो ये प्रथम पद है, इसका दर नियम आया R बराबर K, ढंग से देख लो, N2O5 की घात 1। क्रिया कारक यही तो है इस अभिक्रिया का, ये पद का। तो अपन लिख सकते हैं, अतः जटिल अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1 होगी। मैंने यही तो कहा, इस जटिल अभिक्रिया की, समझ गए मेरी बात? ये जटिल अभिक्रिया हो गई ना आपके सामने। तो जटिल अभिक्रिया की कोटि उसके सबसे धीमे पद की कोटि होती है। ये सबसे धीमा पद है, इसकी कोटि मान लो ये आई, प्रयोग इस पर किए गए, और मान लो कोटि ये आई। देखो हमको देता है वो दर नियम, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रयोग से आता है। इसका दर नियम ये आया, और ये दर नियम कह रहा है कि इस पद की कोटि 1 है, तो या जटिल अभिक्रिया की कोटि भी 1 ही है। बात को समझ लो, बहुत हार्ड बात चल रही है। तो यहां तक आप पढ़ चुके हो, कोटि भी समझिए आपने। अब कोटि के बाद हम बात करते हैं अणुसंख्यता की। अणुसंख्यता या अणुकता एक ही बात है। बात आई कि साहब अणुसंख्यता या अणुकता क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक, अरे यार इसको नोट कर लेना। यह एक बात लिख रही थी दोबारा से, किसी ने वीडियो पोज नहीं की है तो, जटिल अभिक्रिया की कोटि उसके सबसे धीमे पद की कोटि होती है। उसके सबसे धीमे पद की कोटि होती है। जटिल अभिक्रिया की कोटि उसके सबसे धीमे पद। फटाफट नोट कर लो, मैंने एक एग्जांपल दिया है एक जटिल अभिक्रिया का जो 3 पदों में संपन्न हुई। इसका प्रथम पद सबसे धीमा पद है, तो इसके प्रथम पद की जो कोटि है 1, वही इस जटिल अभिक्रिया की कोटि होगी। क्लियर? फटाफट नोट कीजिए, पोज कर लो वीडियो को, चलते में नोट कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी अधिक मटेरियल आपको पढ़ा दिया गया है। अगली है अनुसंख्यता या कोटि। अगला टॉपिक है अपना अनुसंख्यता, अनुसंख्यता या अनुक्ता, एक ही बात है। बात आई कि साहब अनुसंख्यता क्या होती है या अनुक्ता क्या होती है। ठीक है, अनुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी या अनुक्ता क्या होती है। देखो, कोई रस समीकरण है आपके पास, रस समीकरण का मतलब समझ गए होंगे, संतुलित अभिक्रिया। ये रस समीकरण है, कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें क्रिया कारकों और उत्पादों के आगे गुणांक लिख रहे हैं। तो जो संतुलित अभिक्रिया है, जो रस समीकरण है, एक ही बात होती है संतुलित अभिक्रिया रस समीकरण, उसमें क्रिया कारक के अणुओं की संख्या, कितने क्रिया कारक के अणु है इसमें, टोटल 3, 2 तो ए के अणु और 1 बी का अणु, और ये संख्या ही है अनुसंख्यता। अणुओं की संख्या नाम से लग रहा है, किसमें अणुओं की संख्या, रस समीकरण में। तो किसी रस समीकरण में, रस समीकरण का मतलब समझ गए, संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक के अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। तो इस बात को लिख सकते हैं। आप भी हेडिंग डालिए, मेरे संग संग नोट कीजिए। डालो हेडिंग, अनुसंख्यता या अनुक्ता, अनुसंख्यता या अनुक्ता। लिखते हैं, किसी रस समीकरण में, रस समीकरण का मतलब आप समझ ही गए, संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अनुसंख्यता या अनुक्ता कहलाती है। अनुसंख्यता या अनुक्ता कहलाती है। अब ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, पीछे लिख लेना नहीं लिखा है तो, सामने ध्यान दो। जैसे मैंने आपको लिखी एक अभिक्रिया, वापस करता हूं एग्जाम्पल। ये अभिक्रिया लिखी 2a + b से बन रहा है 3c + 4d, वही एग्जाम्पल है। एक रस समीकरण है, ये संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, इसकी कोटि बता सकते हो क्या, नहीं। कोटि के लिए क्या चाहिए, दर नियम। पर हम इसकी अनुसंख्यता बता सकते हैं। मैं इनकी अनुसंख्यता कितनी है, 3 है। ठीक है, अनुसंख्यता कितनी है इसकी, 3, क्योंकि ये संतुलित अभिक्रिया है और संतुलित अभिक्रिया में क्रिया कारक अणुओं की संख्या 2a और 1b 3 है, यही अनुसंख्यता है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि इस अभिक्रिया का दर नियम दे रखा होता तो आपको, तो लड़का कह रहा है कोटि बता देते। दर नियम दिया, मान लो इसका r बराबर k a की पावर 2 और b की पावर 1, ये दर नियम उसने दिया है प्रयोग करके। अब दर नियम दे देगा तो हम कोटि भी बता देंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि भी 3 है। तो एक बात आपको बता देता हूं, अधिकांश अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता व कोटि समान होती है। मेरी बात सुन रहे हो, अधिकांश अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता और कोटि आती है समान। तो ये बात लिख भी देता हूं मैं, आपको भूल जाओगे नहीं तो आप, मैं लिख देता हूं, अधिकांश अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता व कोटि समान होती है। अनुसंख्यता व कोटि समान होती है।
और वीडियो को पॉज करके पूरे को कंप्लीट फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोज करके नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अच्छा आज ही पढ़ते हो कि अगली क्लास में? चलो नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ऐसा मत करो बीच में, समझ रहे हो ना मेरी बात? कंप्लीट ढंग से बढ़िया नोट्स बनाइए और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।